गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेंस ऑर्गन्स से भी कई सवाल पूछे जाते हैं। सेंस ऑर्गन्स हम लोग सभी लोगों के पास है, सब लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं और हम लोग इसको योग में भी पढ़ते हैं। ज्ञानेंद्रियां जिसको कहते हैं, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, तो 5 होते हैं और ये साइंस में भी वही 5 होते हैं जो हमारे योग में जिनको कहा गया है। आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, इनके बारे में हम लोग देखेंगे और ये हमारे सिलेबस में भी है। और इसका संबंध हम जोड़ेंगे क्रेनियल नर्व से भी, वहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जा सकता है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। उस हिसाब से भी हम लोगों ने इसको रखा हुआ है। सबसे पहले हम आंख पर आते हैं, क्योंकि आंख से देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको देते हुए इसी से शुरुआत करते हैं। बहुत जटिल सेंस ऑर्गन है और ये दोनों तरफ, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से, ये ऑर्बिटल कैविटी यानी नेत्र कटोरीय गुहा उसको कहा जाता है। तो इस कहाँ पर ये रहती है, किस गुफा में रहती है या किस गुहा में, किस खोल में, कवर में रहती है, वो रहती है ऑर्बिटल कैविटी में। और ये लगभग गोलाकार होती, पूरी तरह तो नहीं लेकिन लगभग गोलाकार होती है। सामान्यतः एक एवरेज बताएं तो इसका व्यास जो होता है, डायमीटर जो होता है, वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। आंख का डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है और जो 2.5 सेंटीमीटर की आंख होती है उसको आई बॉल कहा जाता है। ये जो आई है, जो पूरा ऐसे निकाल करके कर लें तो ये आई बॉल है पूरा, ये 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। और ऑर्बिटल कैविटी जो हमारा, जिस गुहा में, जिस घर में ये आई बॉल रहता है, उसमें एक छिद्र होता है। उस छिद्र को फोरामेन कहते हैं। फोरामेन का मतलब ये होता है छिद्र होता है। उसमें गोल छिद्र होता है और उससे क्रेनियल नर्व्स यानी ऑप्टिक नर्व्स उसमें से आंख तक पहुंच रही है। तो ऑप्टिक नर्व्स, वैसे भी ये तो याद ही रहेगा, ऑप्टिक नर्व्स किससे जुड़ा हुआ है, तो आंखों से जुड़ा हुआ ऑप्टिक नर्व्स। ये क्रेनियल नर्व्स का है ऑप्टिक नर्व्स, तो उसके निकलने का रास्ता उसमें है, एक छिद्र होता है, फोरामेन होता है। क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी है, संख्या मतलब कितने नंबर पर आता है क्रेनियल नर्व्स की संख्या। एक तो क्रेनियल नर्व्स कितने हैं पहले ये बता दीजिए, क्रेनियल नर्व्स कितने हैं? 12 जोड़ी से 12 जोड़ी है। ऑप्टिक नर्व्स किसने नंबर पर आता है, ऑप्टिक नर्व्स? सेकेंड नंबर पे। ठीक है। अब एक ये यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, तो ये भी बनाया हुआ है, किस किस बोन से जुड़ती है ये ऑर्बिटल कैविटी जो होती है। एक तो ये फ्रंटल बोन, इसकी छत जो है फ्रंटल बोन से जुड़ती है, ऊपर वाला। इसकी फर्श मतलब नीचे वाला हिस्सा मैक्सिला से जुड़ती है। लेटरल भित्तियां जो होती है, भित्तियां मतलब वॉल होता है, लेटरल मतलब साइड वाला जो वॉल होता है, वो दो बोन से जुड़ती है। एक जुड़ती है जैगोमेटिक बोन से, दूसरा स्फिनॉइड बोन से, ये दो से जुड़ती है। और मीडियल वॉल का निर्माण होता है, 2-3 हड्डियां मिलती है तो मीडियल वॉल अपने आप बन जाता है, जिसमें लेक्राइमल और मैक्सिला और इथमाइड और स्फिनॉइड, ये 4 बोन आपस में जब जुड़ी रहती है तो अपने आप वो जुड़ करके इसका निर्माण, मीडियल वॉल का अपने आप निर्माण हो जाता है, अलग से इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। और इस कैविटी में आई बॉल जो है वो फैटी टिश्यू यानी फैट्स के साथ में सुरक्षित रहता है। जैसे यहाँ पर इस तस्वीर में देखिए, ये आई बॉल है, इसमें आई बॉल रहता है, आई बॉल तो इसमें नहीं दिखा, आई बॉल तो यहाँ पर है। और ये कैविटी आपको दिखाया गया है। इस कैविटी में देखिए ऊपर फ्रंटल बोन है और ये नीचे से देखिए जैगोमेटिक बोन है, मैक्सिला भी है यहाँ पर। और इसमें जो ऊपर स्फिनॉइड बोन पीछे की तरफ है, स्फिनॉइड बोन से भी ये जुड़ा हुआ है लेटरल वाला हिस्सा। फिर उसके बाद है मीडियल वॉल जो है वो 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है, लेक्राइमल, मैक्सिला, इथमॉइड और स्फिनॉइड बोन से आपस में जो जुड़ी हुई है चारों बोन, तो अपने आप मीडियल बोन इसका बन जाता है। और उसी में ये जो हमारा हिस्सा है जिसको कि हम लोग कहते हैं आई बॉल, ये आई बॉल है। इसका आई बॉल है, ये मेरा तो नहीं है आई बॉल, इसको इसी में फिट रहता है ये। और ये आई बॉल जुड़ा होता है किससे, ऑप्टिक नर्व से, और बीच में फोरामेन होता है, एक गड्ढा होता है इसमें, उस गड्ढे से यहाँ से निकलता है। अब आइए इसको हम लोग देखते हैं। फैटी टिश्यूज से ये उसमें सुरक्षित रहता है। आंख की संरचना हम लोग देखते हैं। आई बॉल जिसको कि हिंदी में नेत्र गोलक कहते हैं,
उसकी दीवार यानी ऊपरी सतह का निर्माण टिश्यूज की 3 परतों से मिलकर के होता है। यानी जो आपका ये जो नेत्र गोलक है, इसमें जो ये सतह है ये 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। लेयर्स जो इसके होते हैं, ये लेयर्स को हम लोग देखते हैं, 3 परत को देखते हैं। पहले परत को कहा जाता है आउटर फाइब्रस लेयर। आउटर फाइब्रस लेयर कहा जाता है पहले लेयर को, भी तस्वीर में भी देखेंगे। बाह्य तंतुमयी परत कहा जाता है, पहले इसमें देख लीजिए टेक्स्ट में, फिर तस्वीर में हम लोग देखेंगे। फिर है कोरोइड। कोरोइड कहा जाता है मिडल वेस्कुलर लेयर को, मिडल वेस्कुलर लेयर बीच वाला। और सबसे लास्ट वाला अंदर वाला जो है उसको इनर नर्वस लेयर कहा जाता है, इसको रेटिना भी कहा जाता है। रेटिना सबसे लास्ट अंदर वाला हिस्सा होता है। अब इसको तस्वीर में आएंगे तो आराम से समझ में आएगा। इसके अलावा कॉर्निया, लेंस, आइरिस और ऑप्टिक नर्व इसके प्रमुख अंग हैं। वो सब कहाँ किस में कौन आता है वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे ये हमारा आई बॉल है, ये आई बॉल है हमारा, ये देखिए। तो ये ऑप्टिक नर्व्स जो है इसमें से आकर के, इसमें ऑप्टिक नर्व्स भी प्लस ब्लड वेसल्स भी इसमें आया हुआ है ताकि ब्लड की सप्लाई हो। अब ये आंख को 3 लेयर में हम लोग देखते हैं। पहला जो ऊपर वाला लेयर है, ये वाला लेयर एक लेयर है, इसको हम लोगों ने कहा आउटर फाइब्रस लेयर। आउटर फाइब्रस लेयर, इसी आउटर फाइब्रस लेयर में ये पहला वाला हिस्सा होगा, ये वाला। दूसरा, इसको थोड़ा सा पहले काटा गया है तो दूसरा लेयर ये आपको दिख रहा है, जिसको मिडल वेस्कुलर लेयर कहा जाता है। दूसरे वाले को ध्यान से देख लीजिए। और अंदर वाला जो लेयर है, अंदर वाला सबसे लास्ट वाला है, पूरे में है ये तो, उतना पोर्शन काटा हुआ है, उसको इनर नर्वस लेयर कहा जाता है, उसको रेटिना भी कहा जाता है। और बीच वाले को कोरोइड भी कहा जाता है, और ऊपर वाले को स्क्लेरा भी कहा जाता है, एक्सक्लेरा। अब इसको एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो लेयर्स को समझ लिया। पहला जो लेयर है जिसको आउटर फाइब्रस लेयर कहा जाता है, उस लेयर में क्या क्या होता है उसको देखते हैं। ये सपोर्टिंग लेयर है किसका? आई बॉल का, आई बॉल को सहारा देती है। इसी लेयर में श्वेत पटल होता है, श्वेत पटल। श्वेत पटल समझते हैं क्या होता है? श्वेत पटल जो सफेद वाला हिस्सा होता है उसको श्वेत पटल, हमारी आंखों में सबके है ना, एक तो काला वाला बीच में और साइड से सफेद वाला, व्हाइट वाला है, उसी के लिए यहाँ कहा गया। सफेद वाला हिस्सा और काला वाला हिस्सा भी होता है। तो सफेद वाले का नाम होता है एक्सक्लेरा, एक्सक्लेरा, ये ध्यान रखिएगा, सफेद वाला है। और इसी में एक स्वच्छ मंडल होता है, इसको कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया होता है पहले लेयर में, आउटर लेयर में ही कॉर्निया होता है। ये इसी लेयर का पार्ट है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है सो देखिए इस तस्वीर में। ये जो पूरा हम लोग देखते हैं ना, एक तो ये सफेद वाला पूरा हिस्सा होगा, ये जो यहाँ तक ये पूरा सफेद होता है, यहाँ से पूरा सफेद वाला हिस्सा होता है। लेकिन बीच में ये जनरली काला दिखता है, जनरली काला, हम लोग जनरली एक चीज में देखकर काला दिखता है। इसी का जो बाहर वाला हिस्सा होता है, बाहर जो निकला होता है हिस्सा, इसी को कॉर्निया कहते हैं। बाहर वाला जो लेयर होता है उसको कॉर्निया कहते हैं। अभी इस आंख में देखें तो हमने सफेद वाला हिस्सा भी यहाँ पर ये लेने की कोशिश की कि हाँ ये सफेद वाला हिस्सा हो गया, फिर इधर ये सफेद वाला हिस्सा हो गया, ये सब हो गया आपका एस्क्लेरा। और इस बीच में जो ऊपर वाला, ये जो काला वाला हिस्सा है, इस काले वाले हिस्से का जो ऊपरी लेयर है, उस ऊपरी लेयर को कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया तक समझ में आ गया? स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते हैं। ये जो सफेद वाला हिस्सा होता है वो तकरीबन 80% भाग उसी का होता है, पूरे बाहरी लेयर का। और कॉर्निया जो है वो पारदर्शी हिस्सा होता है, इसीलिए जो कॉर्निया आप देख रहे हैं उसके अंदर की चीजें भी आपको दिखाई दे रही हैं। उसके अंदर दिखाई दे रहा है कि ये छोटा सा ये गोलक भी है और ऐसे 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 बना हुआ है। लेकिन नहीं, हमें ये पूरा लेना है, पूरा समझ के चलिए। जैसे मैंने चश्मा पहन रखा है, चश्मा के अंदर सब दिख रहा है, तो ऊपर वाला लेयर जो है वही कॉर्निया है आपका। आई बॉल का ये उभरा हुआ हिस्सा होता है, सब लोग अपने आंखों में देखेंगे पता चलेगा, उभरा हुआ हिस्सा लगेगा ऊपर, ऊपर बाहरी लेयर का उभरा हुआ हिस्सा होता है। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, ये ध्यान रखें। कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। सबसे पहले किसी चीज पर, किसी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ती है तो प्रकाश जब टकरा करके आंखों में आती है तो सबसे पहले वो कॉर्निया पर ही जाती है, क्योंकि कॉर्निया ही सबसे बाहर है, तो सबसे पहले उसी से उसका संपर्क होगा। फिर कॉर्निया पर जाती है, फिर वो लेंस में जा करके, फिर लास्ट में जा करके वो रेटिना तक पहुंचती है। तो पहला कौन सामना करता है? हमारा
कौन सामना करता है? कॉर्निया सामना करता है। आइए हम दूसरे लेयर पर पहुंचते हैं जिसका नाम है मिडल वेस्कुलर लेयर। अभी मध्य वहिकामयी परत, इसी को कोरोइड भी कहा जाता है, कोरोइड भी इसको कहा जाता है। ये बीच का परत है किसका? आई बॉल का। इसमें अनेक ब्लड वेसल्स होते हैं और इसकी परत जो है वो गहरे रंग की होती है। इसमें प्रकाश की किरण, जैसे कि अब इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है कि ये भीतरी कक्ष जो होता है उसमें प्रकाश की किरणें रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं, रेटिना पर ही तस्वीर बनती है। उसी भीतरी कक्ष को लाइट प्रूफ बनाने में मदद करता है। कौन? मिडल वाला लेयर। लाइट प्रूफ, अंधकारमय कहा जाए, लाइट प्रूफ बनाने में मदद करता है ताकि तस्वीर अच्छे से बन पाए। इसी परत का पिछला हिस्सा जो करीब 2/3 भाग होता है वो पतली मेम्ब्रेन से बना होता है। इसमें कहीं पतली मेम्ब्रेन होती है, कहीं मोटी मेम्ब्रेन होती है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। मिडल लेयर की बात हो रही है, कहीं पतला होता है कहीं मोटा होता है। तो जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको कोरोइड कहते हैं, गहरे भूरे रंग का होता है। और रेटिना को इससे ब्लड की सप्लाई होती है, क्योंकि मिडिल लेयर में ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो रेटिना को ब्लड की सप्लाई कोरोइड से ही होती है। और कोरोइड क्या है? उसी का हिस्सा, उसी का पार्ट है, और बहुत बड़ा पार्ट है, 2/3 भाग इसी का होता है, कोरोइड का ही बना होता है मिडिल लेयर का। इसी लेयर के एंटीरियर पोर्शन में, यानी एंटीरियर हो गया आगे, पोस्टीरियर पीछे को कहा जाता है। ये तो कॉमन जानते ही होंगे, एंटीरियर आगे वाला हिस्सा, पोस्टीरियर पीछे। जैसे मेरा लिए एंटीरियर क्या होगा? चेस्ट वाला, पोस्टीरियर क्या होगा? पीठ वाला हिस्सा। तो वैसे ही जो मिडिल लेयर है उसका जो एंटीरियर पोर्शन है, आगे वाला हिस्सा है, वो थोड़ा मोटा होता है, वही सिलियरी बॉडी बनाता है। वो थोड़ा मोटा होता है, क्या बनाता है? सिलियरी बॉडी बनाता है। यही सिलियरी पेशियां लेंस की आकृति को कंट्रोल करती है। सिलियरी बॉडी जो होती है, लेंस भी हम लोग पढ़ेंगे, जो लेंस होता है उसके दोनों तरफ ये सिलियरी बॉडी होता है। अब ये बॉडी क्या होता है? लचीली होती है। अब लेंस को बड़ा करना, छोटा करना इसका काम होता है। उसके लेंस की आकृति को, उसके साइज को कंट्रोल कौन करता है? अगर एग्जाम में आ जाए, ये सिलियरी बॉडी ही उसके आकृति को कंट्रोल करता है। तभी हम किसी चीज को, दूर की चीज को, पास की चीज को देखने में आसानी होती है। दूर और पास की प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने में ये सिलियरी बॉडी मदद करती है। इसीलिए इसको कहा जाता है एकोमोडेशन की पेशियां कहा जाता है। एकोमोडेट करता है ये, एकोमोडेशन है। कहीं गए, 10 लोग पहुंच गए, 2 ही कमरा है, कैसे उसका एकोमोडेशन होगा, वो सारा इंतजाम ये सिलियरी बॉडी करता है किसके? लेंस के लिए। यहाँ सिलियरी ग्रंथियां भी होती हैं जिससे कि पानी जैसा द्रव्य निकलता है। उसको क्या कहते हैं? उस पानी जैसे द्रव्य को घरियाली आंसू कहेंगे, आंसू ही कहेंगे, चलिए, वो उसको आंसू कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं आयरिस में। एक पार्ट होता है आयरिस का। आप लोग चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे, तुमने कहा थोड़ा सा बोले। आयरिस होता है, इसी में मिडिल लेयर में ही आयरिस होता है। कोरोइड का अगला हिस्सा एक पतली परत के रूप में होता है, इसको आयरिस कहते हैं। ये नेत्र गोलक का रंगीन भाग होता है। अभी हम लोग तस्वीर में भी इसको देखेंगे, परेशान मत होइएगा। कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है ये। कॉर्निया तो ऊपर वाला लेयर हो गया, और लेंस तो बीच वाले लेयर, बीच वाले नहीं, लास्ट वाले लेयर में लेंस आएगा। ये कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है, और बीच में होने की वजह से ये 2 पार्ट में बांट देता है। तो 2 कक्ष बना देता है, 2 चैम्बर बना देता है ये। जो उसके आगे वाला चैम्बर होता है उसको एंटीरियर चैम्बर कहते हैं, और पीछे वाले चैम्बर को पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। किसके पीछे वाले? मान लीजिए कि ये लेंस है, और लेंस के आगे जो है आपका आइरिस हो गया, लेंस के आगे आइरिस हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया कॉर्निया। तो इसको अगर हम लोग ऐसे करें, इसको थोड़ा सा इधर खिसका लें बीच में, तो ये 2 जगह हो गया। एक मान लीजिए कि ये आइरिस है, ये आइरिस है, तो आइरिस का आगे वाला हिस्सा हो गया, आइरिस का पीछे वाला हिस्सा हो गया, ये हो गया लेंस, ये हो गया कॉर्निया। तो आगे वाले हिस्से को कहा गया पोस्टीरियर चेम्बर, पीछे वाले हिस्से को कहा गया इंटीरियर चेम्बर। चेम्बर के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे। और लेंस के पीछे वाला भी चेम्बर होता है, यानी 3 चेम्बर होता है। चेम्बर को अलग से हम लोग नाम देखेंगे, इसको भी हमें याद रखना है। तो ये हो गया आपका एंटीरियर चेम्बर, और यहाँ इन दोनों के बीच का हिस्सा हो गया पोस्टीरियर चेम्बर। अभी 2 चेम्बर को ही याद रखिए, तीसरा चैम्बर हम लोग बाद में देखेंगे। अब इसको, मेरे ख्याल से यहाँ तस्वीर लगी ही हुई है, हाँ ये देखिए,
एक तो इसमें देखिए सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी हमने कहा था जो मोटा वाला हिस्सा होता है जो लेंस से जुड़ा होता है, और ये क्या करता है, लेंस को समायोजित करता है, एकोमोडेशन में काम आता है, छोटा बड़ा करना, लेंस छोटा बड़ा होगा तभी तस्वीर बनेगी, दूर की तस्वीर है नजदीक की तस्वीर है उसकी चर्चा हो रही है। कोरोइड तो पूरा ही हो गया, ये पूरा कोरोइड हो गया, बीच वाला लेयर जो है पूरा कोरोइड हो गया, ये पूरा बाहर वाला लेयर है आपका, ये बीच वाला लेयर है कोरोइड, तो कोरोइड कहीं पर पतला है कहीं पर मोटा है, ठीक है। रेटिना को रक्त की आपूर्ति करता है। सिलियरी बॉडी भी देख लिया। अब बात आई आइरिस की, तो आइरिस की जो बात आई वो देखिए ये वाला हिस्सा आइरिस होता है, देख लीजिए सब लोग अपना अपना आइरिस चेक कीजिए। तो कॉर्निया, फिर आइरिस होता है, फिर लेंस होता है। अगर सीक्वेंस पूछे कॉर्निया आइरिस लेंस में क्या पहले होगा, तो कॉर्निया पहले, फिर आइरिस बीच में, फिर लेंस होगा। कॉर्निया और लेंस के बीच में आइरिस होता है। अगर मैंने कोई वीडियो बनाया होगा, वीडियो कुछ तो बनाया हुआ है, ठीक है, देखेंगे उसको। अब एक चीज होती है पुतली, आइरिस के बीच में एक गोलाकार छिद्र होता है जिसे पुतली या प्यूपिल कहते हैं। इसका परिमाण प्रकाश की तीव्रता के हिसाब से घटता बढ़ता है। यानी बेसिकली जो आइरिस होता है ना उसके बीच में जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल ही बढ़ता घटता है। आइरिस इसीलिए लगता है कि आइरिस घट बढ़ रहा है, बेसिकली घटता बढ़ता है, साइज जो है वो प्यूपिल का है, पुतली का है। तेज प्रकाश में ये छोटी हो जाती है, संकुचित हो जाती है, और जैसे आप अंधेरे में आएंगे तो ये फैल जाती है। कौन? उस आइरिस के बीच में जो पुपिल होता है, पुतली होती है, वो फैलता और घटता है। और इससे क्या होता है, रेटिना पर जो तस्वीर बनती है उसको कितनी रोशनी चाहिए, अगर बहुत तेज रोशनी में चले गए, बहुत तेज रोशनी में भी कोई चीज दिखाई नहीं देती है, तो ये आइरिस का जो प्यूपिल है यही उसको एडजस्ट करता, नहीं इतनी ही रोशनी चाहिए। ज्यादा रोशनी है तो छोटा हो जाएगा ताकि कम रोशनी में काम चल जाए, ज्यादा रोशनी है तो छोटा हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ज्यादा रोशनी है तो छोटा हो जाएगा, ज्यादा रोशनी छोटा, कम रोशनी है तो बड़ा हो जाएगा, कि नहीं रोशनी पर्याप्त होनी चाहिए, ज्यादा है तो एडजस्ट करेगा, कम है तो बढ़ेगा। याद रहेगा अगर ये पूछ दे कम रोशनी में प्यूपिल बढ़ता है या घटता है, तो कम रोशनी में प्यूपिल बढ़ता है, ज्यादा रोशनी में संकुचित होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा रोशनी है तो उसको रोशनी उतनी की जरूरत नहीं होती है रेटिना को, इसीलिए कम प्रकाश में काम चले तो इसलिए वो छोटा हो जाता है। हाँ, यहाँ पर तस्वीर बनाई हुई ये देखिए, ये जो काला वाला हिस्सा है ये आपका प्यूपिल हो गया, ये प्यूपिल हो गया, ठीक है। तेज प्रकाश में संकुचित होती है, कम रोशनी में फैल जाती है। अब हम लोग इसको यहाँ पर वीडियो भी एक मैंने लिखा हुआ है, हाँ ये देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, शुरुआत में बड़ा था बाद में छोटा हो गया, फिर से देखिए, देखिए बड़ा था ना अब छोटा हो गया, तेज रोशनी में छोटा हो गया, पहले बड़ा था, यहाँ से देखिए, देखिए कितना बड़ा है। अब देखिए धीरे 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 छोटा हो गया, ये बड़ा ये छोटा, यहाँ देखिए, ये देखिए बड़ा कब है, कम रोशनी में, छोटा कब हुआ, ज्यादा रोशनी में, बड़ा है कब, कम रोशनी में, और तेज रोशनी में ये छोटा हो गया है, ठीक है। ये एक वीडियो था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं रेटिना पर, जो इनर नर्वस लेयर है, लास्ट का लेयर है, उस पर पहुंचते हैं, आंतरिक लेयर पर पहुंचते हैं। आईबॉल का सबसे भीतरी परत है, उसी को हम लोग इनर नर्वस लेयर कहते हैं, उसी को हम लोग रेटिना भी कहते हैं, और रेटिना पर ही तस्वीर बनती है। आंख के पोस्टीरियर चैम्बर में ये अंडाकार रूप में होता है, आंख के पोस्टीरियर चैम्बर में होता है ये, और अंडाकार होता है। अब यहाँ देखिए 3 चैम्बर आपको आ गया, पोस्टीरियर चैम्बर भी यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा नहीं, एक चैम्बर और आएगा, ये तो पोस्टीरियर वाला अलग है, ठीक है, देखते हैं उसका एंटीरियर पोस्टीरियर अभी आएगा, 3 चैम्बर होता है। रेटिना में एक मोटी परत और एक पतली परत होती है। मोटी परत नर्वस टिश्यूज की बनी होती है जिसे न्यूरो रेटिना कहते हैं, यह ऑप्टिक नर्व से जोड़ती है। ऑप्टिक नर्व से कौन जोड़ती है? जो मोटी परत होती है जिसे न्यूरो रेटिना कहते हैं। वहीं पतली परत जो होती है वो उपकला उत्तक से बनी होती है। ये परत रेटिना के पीछे रिफ्लेक्शन को रोकती है, रिफ्लेक्शन को उसकी पतली परत रोकती है। खैर इतना डिटेल में नहीं भी जाएंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर प्यूपिल, आइरिस, ठीक है, लेंस, ऑप्टिक डिस्क, ब्लड वेसल्स, इसकी जरूरत नहीं है। रेटिना तो ये वाला हिस्सा, ये हो गया आपका रेटिना वाला पूरा पोर्शन,
ये तीसरा अंतिम लेयर जो है ये पूरा रेटिना वाला होगा, इसी पर तस्वीर बनेगी। इसी में एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है, उसको भी अभी हम लोग देखेंगे ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है आगे। न्यूरो रेटिना को पहले देखते हैं। न्यूरो रेटिना में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूरो रेटिना से, जो क्वेश्चन आया भी हुआ था और कल आप लोग पूछ रहे थे कि ये क्वेश्चन का क्या होगा, तो उसको अभी देख लीजिए। कविता जी ध्यान दीजिएगा, इसमें दो कोशिकाएं होती हैं, एक रॉड्स कोशिका, एक कॉन्स कोशिका। रॉड्स और कॉन्स, रॉड्स लंबी होती है, कॉन्स शंकु वाली होती है। कॉन्स कॉन्स खाते हैं ना आइसक्रीम वाला, वैसे। हर आंख में करीब 125 मिलियन रॉड्स कोशिकाएं होती हैं करीब करीब, और 7 मिलियन कॉन्स कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होती हैं। इसके साथ ही न्यूरो रेटिना में ये अन्य न्यूरॉन्स में भी ये होती है, न्यूरो रेटिना में अन्य न्यूरॉन्स में भी ये होती हैं, बाकी न्यूरॉन्स में भी होती हैं। अधिकांश कॉन्स रेटिना के मध्य में लेंस के ठीक पीछे वाले एरिया में रहती है। कॉन्स की बात हो रही है, कॉन्स कहाँ रहती है? रेटिना के मध्य में, लेंस के ठीक पीछे, लेंस के ठीक पीछे रहती है, क्योंकि अंदर वाला ऐसा रेटिना हो गया तो लेंस के ठीक पीछे कॉन्स रहती है। और इसे पीत बिंदु कहा जाता है या मैक्जुला ल्यूटिया कहा जाता है। मैक्जुला ल्यूटिया कहा जाता है। किससे संबंधित है मैक्जुला ल्यूटिया? ये कौन से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। मैक्जुला ल्यूटिया किससे संबंधित है? कौन से संबंधित है? मैक्जुला ल्यूटिया के सेंटर में एक छोटा सा गड्ढा होता है। मैक्जुला ल्यूटिया के सेंटर में एक छोटा सा गड्ढा होता है, उसको फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। मैक्जुला ल्यूटिया के बीच में गड्ढे को फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। अब ये कौन सी जगह है? मैक्जुला ल्यूटिया वह स्थान है जहां पर सबसे अधिक स्पष्ट तस्वीर बनती है। अब यहाँ पर रॉड्स और कॉन्स कोशिकाओं के बारे में देखते हैं। दोनों कोशिकाएं बेसिकली रिसेप्टर्स होती हैं, ग्रहण करने वाली होती हैं। प्रकाश के पहुंचते ही इनमें आवेग इम्पल्स होता है। इम्पल्स जब उत्पन्न होता है तो ऑप्टिक तंत्रिका के द्वारा ये इम्पल्स ब्रेन के दृष्टि केंद्र में जाती है, और दृष्टि केंद्र में इसका विश्लेषण होता है, उसके प्रभाव से हमें तस्वीर समझ में आती है। अब यहाँ पर फिर रॉड्स और कॉन्स में अंतर क्या है तो देखते हैं। कॉन्स कोशिकाएं रंग बोध कराती हैं। कॉन्स कोशिकाएं क्या करती हैं? रंग बोध कराती है, यानी रंग का जो आपको पता चलता है, कैसे पता चलता है वो भी अभी देखेंगे। और रॉड्स कोशिकाएं क्या होता है? काली और सफेद का बोध कराती है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। रॉड्स कोशिकाएं ब्लैक एंड व्हाइट का बोध कराएंगी, और कॉन्स कोशिकाएं जो है, जो 3 आपके मेन कलर होते हैं, मूल कलर होते हैं, उसका बोध कराते हैं, फिर उसी से बाकी कलर का आपको बोध होता है। और ये ब्लैक एंड व्हाइट जो है, रॉड्स कोशिकाएं ब्लैक एंड व्हाइट से संबंधित है, इसलिए कम रोशनी में भी ये रॉड्स कोशिकाएं काम कर जाती है। और कम रोशनी में अगर हम कभी देख पाते हैं तो वहाँ ध्यान रखिएगा, वहां पर कॉन्स कोशिकाएं काम नहीं करती हैं, इसीलिए कम रोशनी में हम कलर नहीं देख पाते हैं। रात में हमें ब्लैक एंड व्हाइट ही कोई चीजें दिखती है, क्योंकि वहाँ रोशनी कम होती है। बिल्कुल ही रोशनी ना हो तब तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। रॉड्स कोशिकाओं में रोडोप्सिन नाम की प्रोटीन होती है। रॉड्स कोशिकाएं किससे बनी होती है? रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन से बनी होती है, ध्यान दीजिएगा। जो प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील होती है प्रोटीन, इसे विजुअल पर्पल भी कहा जाता है। इसको, रोडोप्सिन को विजुअल पर्पल कहा जाता है। इसी रोडोप्सिन की वजह से होता है कि रॉड्स कोशिकाएं रात में भी देखने में सक्षम होते हैं, कम रोशनी में देखने में। रात मतलब बिल्कुल अंधेरा हो तो नहीं दिखेगा, लेकिन कम रोशनी है तो रोडोप्सिन की वजह से रॉड्स कोशिकाएं देखने में, उसको ग्रहण करने में सक्षम होती है। तो रात में कौन सी कोशिका काम कर रही है? रॉड्स कोशिका। रोडोप्सिन, रोडोप्सिन को देखिए। अब रोडोप्सिन जो है प्रोटीन, उसके बारे में कहा गया। रोडोप्सिन ऑप्सिन यानी रंगहीन प्रोटीन और रेटिनल विटामिन ए से प्राप्त अणु से मिलकर बनता है। ये भी 2 चीजों से बना हुआ है। रोडोप्सिन किससे मिलकर बना हुआ है? ऑप्सिन और रेटिनल। हाँ, ऑप्शन वाला आया। अब कविता जी को जी आ रहा सर, होगा। यही था ऑप्शन में। ठीक है। अब देखिए रोडोप्सिन के कार्य क्या है। अभी हम लोगों ने ऊपर कार्य देख लिया, फिर से यहाँ लिखा है। जब कम रोशनी होती है, अंधेरे में हम जब धीमी प्रकाश होती है तो आंखों में आती है, तो रोडोप्सिन ही प्रकाश को अवशोषित करती है और तुरंत फोटो ब्लीच कर देती है। फोटो ब्लीच यानी कि फोटो ब्लीच होता है नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। और इसमें चूंकि रोडोप्सिन में
विटामिन ए भी होता है। तो जब विटामिन ए की हमारे अंदर कमी हो जाती है तो रोडोप्सिन ठीक से काम नहीं करता है, तो रतौंधी हो जाती है। रतौंधी वाला सुने लोग, हमें कहते हैं ना बच्चों को, कुछ नहीं दिखा रतौंधी हो गया है क्या, या किसी दोस्त को ऐसे बोल देते हैं, घर में इस्तेमाल कई बार हो जाता है ऐसा। अब देखिए रॉड्स और कॉर्न कोशिकाओं के प्रकार में देख लीजिए। रॉड्स एक ही प्रकार की होती है, रॉड्स कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती है, इसको हमने अच्छे से देख लिया। कौन सी कोशिकाएं हमने कहा कि कलर से संबंधित है, दिन में ज्यादा रोशनी है तो कलर को ये देखेंगे। ये 3 प्रकार की होती है, एस, एम और एल। तो कौन सा वहां ऑप्शन था, वहां जो 3 ऑप्शन था वो कौन सी कोशिकाओं से जुड़ेंगी, ठीक है। एस एम एल का क्या मतलब है, शॉर्ट वेवलेंथ, मीडियम वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ जो कौन सी कोशिकाएं होती हैं, जिनके शॉर्ट वेवलेंथ होते हैं, नीले रंग को देख पाती हैं, नीले रंग के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। मीडियम वाला हरे रंग के प्रकाश के प्रति संवेदनशील, और लॉन्ग वाला लाल रंग के प्रकाश के प्रति संवेदनशील। वैसे ही लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, ये तो जानते ही है ना, लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो लॉन्ग वाला हो गया वो, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हरा वाला है मीडियम वाला, शॉर्ट वाला है नीला वाला। तो बेसिक कलर कौन से हो गए इसमें, लाल हरा नीला, बेसिक कलर में यही 3 आता है ना, लाल हरा नीला। अब होगा रंगीन तस्वीरें किससे बनती है, कौन से बनती है, कौन से कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की कौन सी कोशिकाएं होती है। रॉड्स एक प्रकार की ही होती है, रॉड्स वाला हम लोगों ने देख ही लिया। आरजीबी कलर के प्रति संवेदनशील होती हैं कौन सी कोशिकाएं। अब आंख में एक ब्लाइंड स्पॉट भी बनती है, अंध बिंदु बनती है, कहाँ पर, मैक्जुला ल्यूटिया होती है। मैक्जुला ल्यूटिया वो जगह है जहां पर सबसे अधिक स्पष्ट तस्वीर बनती है। उससे 3 mm की दूरी पर ऑप्टिक नर्व आई बॉल से बाहर निकलती है। उससे ठीक नीचे जो जगह है, मान लीजिए यहाँ पर आपका मैक्युला लुटिया है जहां पर अच्छी तस्वीर बनेगी, उससे मान लीजिए 3 mm की दूरी, ये हो गया 3 mm की दूरी, और यहाँ से आपके जो है ऑप्टिक नर्व्स निकल रहे हैं, उस स्थान को कहा जाता है, इस स्थान को अंदर कहा जाता है ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क, इस जगह पर ना तो रॉड्स सेल होती है ना कॉन्स सेल होती है, ना रॉड्स ना कॉन्स होगा तो कुछ दिखाई देगा क्या, कुछ नहीं दिखाई देगा। इसीलिए कोई तस्वीर यहाँ पर नहीं बनती है, इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ब्लाइंड स्पॉट होता कहाँ है, तो जो ऑप्टिक नर्व्स जहां से बाहर निकलती है उसी के पास होता है, ऑप्टिक नर्व्स के पास में होता है। इसको ऊपर वाली तस्वीर में, इसको एक तस्वीर आया है, हाँ यहाँ पर देखिए, इस तस्वीर से समझ में आएगा, वो वाला वहां पे गलत, इस तस्वीर को वहां आना चाहिए। देखिए मैग्जुला जो बात हो रही थी वो तो हो गया यहाँ पर सबसे अधिक स्पष्ट तस्वीर बनेगी, ये वाला हिस्सा हो गया। और यहाँ पर ये जो है जहाँ पर देखिए नर्व्स निकल रही है, ये नर्व्स है, इसी में से नर्व्स है, इसी में से ब्लड वेसल्स निकलते हैं, इसको ऑप्टिक डिस्क कहा जाता है। इसी को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, इस वाले हिस्से को। यहाँ से नर्व्स भी निकल रही हैं, ब्लड वेसल्स भी निकल रहे हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये भी क्लियर समझ में आ गया होगा। आई आई बॉल में 3 कैविटी होती है। आई बॉल में कितनी कैविटी होती है, 3 कैविटी होती है। कैविटी मतलब चेम्बर। अब देखिए 3 चेम्बर, जो हम लोग ऊपर 2 चेम्बर पढ़ चुके थे, एंटीरियर चेम्बर, पोस्टीरियर चेम्बर। एक चेम्बर और उन्होंने कहा था होता है, वो होता है विट्रियस चेम्बर। विट्रियस, तीनों चेम्बर याद कीजिए। एंटीरियर और पोस्टीरियर चेम्बर हम लोगों ने देखा था, कॉर्निया और आइरिस और लेंस, ये 3 चीजें हैं। कॉर्निया के आगे वाला एंटीरियर, कॉर्निया के पीछे और लेंस के बीच वाला हिस्सा पोस्टीरियर चेम्बर, और फिर लेंस के पीछे वाला हिस्सा और रेटिना के सामने वाला हिस्सा, जो पूरा पूरा हिस्सा है, ये हो गया आपका विट्रियस चेम्बर। ये हो गया विट्रियस चेम्बर। क्लियर है, तस्वीर में भी शायद मैंने बनाया हुआ, हाँ तस्वीर में भी ये दिया हुआ है, बहुत सुंदर। ये देखिए, ये आपका हो गया यहाँ पर आइरिस हो गया, ये वाला हिस्सा, ये आइरिस हो गया, आइरिस के बीच में ये पुपिल होगा, पुतली होगी, ये आइरिस हो गया, और ये आपका हो गया कॉर्निया। तो आइरिस और कॉर्निया के बीच का हिस्सा हो गया एंटीरियर, और आइरिस और ये लेंस जो है, आइरिस और लेंस, इसके बीच का जो हिस्सा है ये हो गया दूसरे नंबर पर पोस्टीरियर चेम्बर, और लेंस के पीछे पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जो कि आपके रेटिना और लेंस के बीच में है, ये हो गया विट्रियस चेम्बर।
ये विट्रियस चैम्बर हो गया। और ये सबसे बड़ा हिस्सा है, तो कितना पार्ट होता है, ये आईबॉल का तकरीबन 80% हिस्सा होता है विट्रियस चैम्बर का, विट्रियस कैविटी का। कैविटी भी कह सकते हैं, विट्रियस कैविटी या विट्रियस चैम्बर। अब आइए थोड़ा सा हम लोग लेंस के बारे में देखते हैं। आइरिस के ठीक पीछे लेंस होता है, पारदर्शी होता है। इसका आकार द्वितल वाला होता है, यानी कि बाय कॉन्वेक्स होता है। ये कॉन्वेक्स तो है, बाय कॉन्वेक्स होता है। एक कैप्सूल में बंद होता है ये लेंस। सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा सिलियरी बॉडी से जुड़ा होता है। सिलियरी बॉडी तो हम लोगों ने देखा था कि इसको ऐसे दोनों किनारे पर है, लेकिन सिलियरी बॉडी और लेंस को जोड़ता कौन है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट जोड़ता। धागा नहीं होगा तो जुड़ेगा कैसे, उस लिगामेंट के द्वारा सिलियरी बॉडी से ये जुड़ा होता है लेंस। सस्पेंसरी लिगामेंट के प्रेशर की वजह से ही लेंस की कॉन्वेक्सिटी जो होती है वो कम ज्यादा होती रहती है, कम ज्यादा कॉन्वेक्सिटी होती है, लेकिन वो उसमें मसल्स का बहुत रोल होता है, जिसकी वजह से कम या ज्यादा दूरी पर देखने में मदद होती है। इसे ही एकोमोडेशन ऑफ आईज कहते हैं। तो इसमें लिगामेंट का भी रोल हो गया। लिगामेंट के साथ साथ हम लोगों ने देखा सिलियरी बॉडी का भी रोल होता है। सिलियरी बॉडी ना हो तो फिर अकेले लिगामेंट क्या कर पाएगा। अब आंख की और जो है सहायक संरचनाएं होती हैं, जैसे हम लोगों ने इसको देख लेते हैं। ऑर्बिट कैविटी होता है, नेत्र गुहा। आईब्रोज होते हैं, भौएं। पलकें होती हैं हमारी। आईलेसेस होते हैं। फिर कंजक्टिवा होता है, कंजक्टाइवा होता है। फिर अश्रु प्रवाही उपकरण होता है, लेक्रिमल एपरेटस होता है। फिर नेत्र पेशियां, मसल्स ऑफ आईज होती हैं, आंख की मांसपेशियां होती हैं। ये सहायक संरचनाएं होती हैं। साथ साथ इसको भी सिर्फ हमने ऐसे एक एक लाइन में दे दिया हुआ। थोड़ी फिजियोलॉजी इसकी समझते हैं, आंख की तस्वीर कैसे बनती है। बहुत डिटेल नहीं लिया हुआ, थोड़ा सा कोशिश किया है। वस्तु से टकरा करके जब कोई रोशनी सबसे पहले कहाँ आएगी, कॉर्निया पे। सबसे पहला हिस्सा लेयर है कॉर्निया। कॉर्निया पर आए, वहां से फिर जो है लेंस से होकर गुजरती है और रेटिना पर उसकी उल्टी तस्वीर बनती है। ध्यान दीजिएगा, तस्वीर कैसी बनती है, उल्टी इमेज बनती है रेटिना पर। सीधा कौन करता है, सीधा ब्रेन करेगा, सीधा ब्रेन करता है। रेटिना पर उल्टी तस्वीर बनती है। रेटिना पर मौजूद जो रॉड्स और कॉन्स को सिकाए हैं हम लोगों ने देख लिया था, रॉड्स कॉन्स को अच्छे से। इसे विद्युत संकेतों में बदल देती है। विद्युत संकेतों में जब बदल देती है तो वो इम्पल्स जो है ऑप्टिक नर्व्स में पहुंचता है। ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा वो कहाँ जाता है, मस्तिष्क तक जाता है। मस्तिष्क में भी कहाँ, प्रमस्तिष्क में जाता है। प्रमस्तिष्क में भी कहाँ, ऑसिपिटल लोब में जाता है। ऑसिपिटल लोब में भी कहाँ, तो उसमें विजुअल एरिया है, वहां जाता है। प्रमस्तिष्क, ऑसिपिटल लोब, वहाँ विजुअल एरिया है, वहां पहुंचता है। और फिर वहां पर इसका विश्लेषण होता है, यानी ब्रेन जो है उस तस्वीर को सीधी कर देती है, उसको सीधी दिखाई देती है। तो ब्रेन को देखने की अनुभूति होती है। रेटिना पर जो बनी उल्टी तस्वीर है उसको सीधा दिखाने का काम यही विजुअल एरिया करता है, ये ब्रेन करता है। अब देखिए और भी चीजें। प्रकाश की गति हवा में 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है। प्रकाश की गति भी हवा में, पानी में थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। प्रकाश की गति तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और ये चलती सीधी लाइन में है। लेकिन जब डेंसिटी वाला कोई एरिया होगा तो वहां पर इसकी लाइन चेंज हो जाती है, ये मुड़ जाती है। ठोस माध्यम यानी डेंसिटी वाले माध्यम में प्रकाश भी गुजरने के बाद मुड़ जाती है। इसी झुकाव को, इसी जो मुड़ती है उसको अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, अपवर्तन। तो रिफ्रैक्शन जो कहते हैं वो आंख के लेंस के द्वारा होता है। तो आंख के लेंस से जैसे गुजरती है तो लेंस में थोड़ा सा द्रव्य भरा हुआ है, तो प्रकाश की किरणें वहां से मुड़ जाती हैं, अपवर्तित हो जाती हैं और रेटिना के फोकस बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। ऐसे ऐसे है ना, ऐसे है, फोकल वाला है। यहाँ से किरणें मुड़ करके ऐसे कर दिया, यहाँ से किरणें आई मुड़ करके इधर कर दिया। जैसे मान लीजिए ऐसे है, प्रकाश की किरणें आई तो यहाँ से मुड़ गई ऐसे, यहाँ से मुड़ेगी, आप दो पार्ट में आएगा। ये यहाँ से मुड़ेगी, फिर यहाँ से जो रोशनी आ रही है वो भी थोड़ी सी मुड़ेगी और यहाँ पर ये रेटिना पर तस्वीर बनाएगी मुड़ करके, एक फोकल बिंदु पर आकर के एकत्रित होती है। अब हम लोग देखते हैं क्रेनियल नर्व्स कौन कौन सी हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं। आंखों से संबंधित कितने हैं, तो दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, दूसरा तीसरा चौथा तीनों और छठे नंबर की। तो 3 हो गया और
तीनों का गुना 2 कर दीजिए तो 6 हो गया, कुछ तो निमोनिक बिठा लीजिए। दूसरा, तीसरा, चौथा नर्व्स जो है संबंधित है और छठा नर्व से संबंधित, यानी कि 4 क्रेनियल नर्व्स जो है वो आंखों से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। ऑप्टिक नर्व्स तो है ये देखने की क्षमता वाला। तीसरा जो है ऑकुलोमोटर, ऑकुलोमोटर ये आंखों का घूमना, यानी 4 मांसपेशियों को ये कंट्रोल करती है। ऑकुलोमोटर कितनों को कंट्रोल करती है? 4 मांसपेशियां। कितनी मांसपेशियां हैं? बाह्य मांसपेशियां 6 होती हैं, 6 में से ये 4 को कंट्रोल करती हैं। फिर उसके बाद चौथा है जिसको ट्रॉक्लियर कहते हैं, ट्रॉक्लियर, ये आंखों की सुपेरियर ऑब्लिक मांसपेशी का नियंत्रण करते हैं। इसी में से जो 4 और 4 के अलावे जो बच जाता है उसका नियंत्रण यहाँ से होता है 1 से। 4 और 1 5 हो गया। और ये छठे नंबर का एब्डुसेंस जो है, इसमें एक और जो बच गया मांसपेशी उसका यहाँ पर होता है आंखों की रेक्टस मांसपेशी का नियंत्रण। तो 6 मांसपेशी हो गया। देखिए, तीसरे नंबर वाले ने 4 मांसपेशी का नियंत्रण किया, चौथे नंबर वाले ने 1 मांसपेशी का नियंत्रण किया और छठे नंबर वाले ने भी 1 मांसपेशी का नियंत्रण किया। कुल 6 मांसपेशियों की चर्चा आती है आंखों की। तो इस तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा ये क्रेनियल नर्व्स के ये 4 नर्व्स जो है इसमें जुड़ी होती हैं, इसमें इनकी भूमिका होती है। यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ है। आंखों में कुल 6 बाह्य मांसपेशियां होती हैं, 2 भाग में बांटा जाता है इसको। 4 रेक्टस मांसपेशियां, 2 ऑब्लिक मांसपेशियां होती हैं। रेक्टस मांसपेशियां सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस। 2 ऑब्लिक मांसपेशियां होती है, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक होती है। इसके बाद इन 6 में से 4 मांसपेशियों को हम लोगों ने देखा। ऑकुलोमोटर जो है तीसरे नंबर की क्रेनियल नर्व्स वो कंट्रोल करती हैं। वहीं ट्रॉक्लियर नर्व्स जो है वो चौथे नंबर की क्रेनियल नर्व्स उसको कंट्रोल करती है, जिसको सुपीरियर ऑब्लिक मांसपेशी कहते हैं। और जो छठे नंबर की है एब्डुसेंस नर्व, वो लेटरल रेक्टस मांसपेशी को नियंत्रित करती है। मुझे लगता है ये काफी डिटेल हो गया, अब इससे ज्यादा और क्या ही पढ़े, इसके लिए फिर डॉक्टर ही बनना पड़ेगा इससे ज्यादा पढ़ने के लिए। अब इन मांसपेशियों का, इनकी गतियां जो होती हैं, इनकी गतियां, जो मांसपेशियां हैं इनकी गतियां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यानी 2 विपरीत सेट वाली मांसपेशियां एक साथ कार्य करती हैं, विपरीत नहीं होंगी तो दिक्कत हो जाएगी। एक सिकुड़ती है तो दूसरा फैलती है, एक सिकुड़ रही है दूसरी फैल रही है, एक में शिथिलन हो रहा है दूसरे में सिकुड़न हो रहा है। जैसे मीडियल और लेटरल रेक्टस पेशियां हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करेंगे, एक सिकुड़ेंगे एक फैलेंगे। आंखों को बाएं दाएं घुमाती है, इसीलिए क्रियक पेशियां होती है जिसको ऑब्लिक पेशियां कहते हैं। ये आंखें ऊपर नीचे और बाहर की ओर गति करने में मदद करती है। अब देखिए, पेशियां कमजोर होने से जब दोनों आंखों की दृष्टि एक स्थान पर नहीं पड़ती है तो वस्तु एक रहते हुए भी 2 दिखाई पड़ती है। 2 आंखें हैं और दोनों का साथ साथ मसल्स ठीक से काम नहीं कर रहा है, एक में कम एक में ज्यादा, तो 2 दिखाई देंगे। 2 देव जी मुझे दिखाई देंगे अगर मैं कहीं देव जी को देखूंगा तो। इसके अलावा आंखों में 3 चिकनी पेशियां भी होती हैं जिन्हें अंतस्थ पेशियां कहा जाता है। अंतस्थ पेशियां कौन सी 3 चिकनी पेशियां होती हैं? सिलियरी मसल, सर्कुलर पेशी, सर्कुलर मसल या स्फिंक्टर कहते हैं उसको, रेडियल पेशी, रेडियल मसल्स या डायलेटर पेपिला कहते हैं, डायलेटर पेपिला। सिलियरी पेशी क्या करता है? आंखों को समायोजित करता है, लेंस की आकृति में परिवर्तन लाता है, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भी हुआ था। सर्कुलर पेशी जो है पुतली को चारों ओर वृत्ताकार दिशा में घेरे रहती है, पुतली को घेरे रहती है, पुपिल को, पुतली को संकुचित कराती है, ये इसका रोल होता है। और ये रेडियल पेशी जो होता है ये पुतली को फैलाने में, यानी 2 तो ये पुतली के लिए ही काम करती है, छोटी सी है लेकिन उसके लिए 2 मांसपेशी जो है एकदम उसकी सेवा में रहती है, फैलाने और कम करने के लिए। आइए, एक ये क्वेश्चन जिसको लेकर के अब शंका हो रही थी, उम्मीद है कि अब इस क्वेश्चन में कोई शंका नहीं होगी और सभी लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या देते हैं। फोर्थ ऑप्शन सर। नहीं सर, नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, सेकंड सर। बाकी लोग भी बताइए। सेकंड सर, सेकंड। देखिए, रोडोप्सिन किससे जुड़ेगा? सावन जी, पूजा जी, ऑप्शन से सर। ऑप्शन। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? रोडोप्सिन ऑप्शन से जुड़ेगा, कोई डाउट?
नहीं है ना? नहीं। ऑकुलोमोटर किससे जुड़ेगा? ऑकुलोमोटर 6 से, सर। 6 से। 6 से, 3 से अगर जुड़ जाएगा ऑकुलोमोटर तो बाकी का गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ऑकुलोमोटर के लिए 3 भी एक ऑप्शन है, मैं नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन अगर ऑकुलोमोटर को 3 दे दोगे ना तो फिर 6 जो है वो कौन से नहीं लगेगा। अगर मान लो आपके हिसाब से चल लिया, हमने ऑकुलोमोटर को 3 दे दिया, देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट उत्तर यहाँ चुनना है। लीजिए ऑकुलोमोटर 3 दे दिया, प्रतिबिंब कहाँ बनना है? रेटिना में। कौन से 6 का कोई मतलब ही नहीं बनता, कौन का 6 कहीं मतलब नहीं बनता है। इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा वो यही ऑकुलोमोटर 6 में ही आएगा, और कौन जो है वो 3 में ही जाएगा। क्योंकि कौन सी जो सेल होता है वो 3 प्रकार की सेल होती है, हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है, आरजीबी वाला जो हमने देखा था। ऑकुलोमोटर चूंकि जो 6 पेशियां होती है उसमें से 4 पेशियों का कंट्रोल इसके द्वारा होता है, इसीलिए कुछ इनडायरेक्टली यहाँ से इसका कनेक्शन बैठता है। ये है मामला, उस हिसाब से दूसरा ऑप्शन सही है। तो कई बार हम एकदम सीधा सपाट सोच लेते हैं, नहीं ऑकुलोमोटर तीसरे नंबर की क्रेनियल नर्व्स है इसलिए तीसरा करते हैं, फिर कौन छठे का कोई कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पा रहा किसी तरीके से। यही जो है आप कह लो, यही एमसीक्यू की खूबसूरती भी है, और यही एमसीक्यू का जो है माइनस पॉइंट भी है, ये परेशान करता है। माइनस पॉइंट भी पॉजिटिव यही है। भी है सर, हैं? एक ऑप्शन से ही लग जाता है तो पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव है, लेकिन ये माइनस पॉइंट भी है कि हमें तोड़ जोड़ करनी पड़ती है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना पड़ता है। चलिए व्याख्या देखने की जरूरत नहीं है। अब एक एकोमोडेशन को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, एकोमोडेशन कैसे होता है, यानी लेंस का। एकोमोडेशन में 2 चीजों ने भूमिका निभाया था, कोई बता सकते हैं एकोमोडेशन जो लेंस का हो रहा है किसी तस्वीर को देखने में, 2 कौन सी चीजें थी जो उसमें भूमिका निभा रही थी? सस्पेंसरी लिगामेंट, याद आया? जी सर। सस्पेंसरी लिगामेंट ये जोड़ रहा है। सिलियरी बॉडी, तो तीनों को एक साथ ध्यान रखिए, सिलियरी बॉडी, सस्पेंसरी लिगामेंट और लेंस। और क्या हो गया? लेंस। ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, लेंस, सस्पेंसरी लिगामेंट और सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स। ये 3 चीजें हो गई, ये तीनों आपस में मिलती है। लेंस को सिलियरी बॉडी को जोड़ने वाला सस्पेंसरी लिगामेंट है, तो लेंस को बड़ा छोटा करने में दोनों का रोल होता है, ये ध्यान रखिएगा। 6 मीटर यानी 20 फीट से अधिक दूरी की वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की किरणों को अधिक अपवर्तन की जरूरत होती है। अपवर्तन मतलब उसमें ज्यादा जो है प्रकाश की किरणें तिरछी जानी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वस्तु नजदीक रहती है तो उस वस्तु को देखने के लिए किरणों को ज्यादा इसमें कम होगा ना, इसमें कम अपवर्तन, अधिक ये कम होगा, अधिक अपवर्तन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, वही तुमने कहा गड़बड़ कैसे। जैसे जैसे नजदीक होगी वस्तु तो उसको अधिक अपवर्तन, अधिक उसके झुकाव की जरूरत होगी, उसके प्रकाश को। नजदीक में है तो ज्यादा झुकाव होगा, दूर में है तो ज्यादा झुकाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ध्यान दीजिए। अब ज्यादा झुकाव की जरूरत नहीं पड़ेगी तो कौन ये व्यवस्था बनाएगा? तो सस्पेंसरी लिगामेंट और सिलियरी बॉडी मिलकर के ये काम करेगा। ये भी है 6 मीटर या 20 फीट, 6 मीटर या 20 फीट तक जनरल माना जाता है देखने के लिए, वो अभी नीचे देखेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है, लेंस में एडजस्टमेंट होती है, इसके लिए लेंस को मोटा और गोल होना पड़ता है। ये क्रिया सिलियरी पेशियों के द्वारा संपन्न होती है। आइरिस संकुचित होता है, पुतली छोटी होती है और वस्तु दिखने लगती है। इसी तरह की क्रिया को एकोमोडेशन कहा जाता है। अब देखिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम और अधिकतम दूरी क्या है? तो दोष रहित जो आंखें, सबकी आंखें अगर ठीक है, मेरी तो अब दोष रहित नहीं रही, दोष सहित हो गया, चश्मा लग गया, तो 25 सेंटीमीटर से दूर रखी वस्तुओं को अगर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है तो माना जाएगा कि आपकी आंखें दोष रहित। इस दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है, 25 सेंटीमीटर वाली। और अधिकतम दूरी कितने होती हैं? आंखें जहां तक अधिकतम देख ले तो वो इन्फिनाइट होता है, उसको फार पॉइंट कहा जाता है, इन्फिनाइट माना जाता है। अधिकतम तो हम कई बार चंद्रमा को भी देख लेते हैं, भले स्पष्ट ना देखो लेकिन देख तो लेते ही है, कई बार उसमें काला धब्बा भी देख लेते हैं अगर आसमान साफ है। तो ये 25 सेंटीमीटर प्लस इन्फिनाइट दोनों याद रखिएगा। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट हो गया आपका इन्फिनाइट होता है, ठीक है, अनंत होता है, अधिकतम दूरी अनंत होता है।
और यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया, आंख वाला कंप्लीट हो गया। अब आंख के बाद नाक पर आएंगे। आंख के बगल में सटा हुआ नाक है, नाक को भी देख लेते हैं। इतना समय तो है, नाक को भी देख ही सकते हैं हम लोग, है ना सबके पास इतना समय, नाक भी देख ही लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है नाक भी। नाक मतलब नोज हो गया। नाक का काम किसी वस्तु के गंध का पता लगाना है। किसी वस्तु से, कोई वस्तु से नाक कैसे सूंघ लेती है, हमें तो दिखता नहीं, कुछ है भी नहीं, लेकिन उसमें वहां से वाष्प निकलता है। वो वाष्प हमारी नाक में आता है, और नाक में जो म्यूकस है उसमें वाष्प मिल जाता है। वाष्प मिल करके वहां पर जो हमारे नर्व्स के पॉइंट्स, एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, एंडिंग पॉइंट्स, उस नर्व जो है उस वाष्प को वहां वो प्रेरित होता है। प्रेरित होकर के इम्पल्स होता है, इम्पल्स पहुंचता है ब्रेन में। फिर कहता है हाँ ये अच्छी खुशबू है कि ये खराब है, ये गंध है या खुशबू है, क्या है ये, बदबू है या खुशबू है, जो भी है। तो घ्राण में ये काम कौन करता है, कौन सा नर्व्स करता है, तो ऑल फैक्ट्री वाला करता है, ऑल फैक्ट्री वाला करता है, ऑल फैक्ट्री सेल्स। अब ये ऑल फैक्ट्री वाला यहाँ आ गया। यहाँ से उद्दीपन के इम्पल्स जो है ऑल फैक्ट्री के द्वारा ब्रेन में पहुंचता है, ब्रेन विश्लेषण करता है, फिर गंध का अनुभव होता है। और नाक के अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, नाक के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स होते हैं। गॉबलेट सेल्स की वजह से ही नाक से जो म्यूकस निकलता है, स्रावित कई बार ज्यादा होने लगता है। मिर्ची खा लीजिए, देखिए गॉबलेट सेल्स जो है ना एकदम लाल लाल हो जाता है, इतनी नाक से निकाले, अगलो और खाओ मिर्ची, बताता हूँ, फिर रुमाल से नाक पोंछनी पड़ती है। और वैसे सिंपल अवस्था में नाक चिकनी बनी रहती है, जब थोड़ा सा निकालता है तो ये बाहर से जो पॉल्यूशन दिल्ली में होता है ना, तो पॉल्यूशन को रोकने के लिए दिल्ली वालों के लिए गॉबलेट सेल्स को बहुत काम करना पड़ता है, तो बेचारा बहुत परेशान रहता है, कहता है दिल्ली से भागो, आजकल तो पॉल्यूशन कम है। खैर, अब नासिका की संरचना हम लोग देखते हैं, पहले बाहरी संरचना देखते हैं, फिर आंतरिक संरचना देखेंगे। बाहरी संरचना में नाक का आधार हो गया, बेस हो गया, नाक की जड़ हो गई, नाक का ब्रिज हो गया ऊपर वाला, मेरी नाक थोड़ी लंबी है तो अच्छे से दिखाई देगी। और नाक का सबसे निचला गोल हिस्सा हो गया, एपेक्स वाला, टिप वाला। नथुना होता है, नथुना मतलब दोनों जो ये छिद्र होता है इसको नोस्ट्रिल कहते हैं। अलार होता है, नथुना का ये दोनों मांसल हिस्सा जो होता है इसको अलार कहते हैं। ठीक है, अब इसको तस्वीर में समझते हैं, तस्वीर में और आसानी से समझ में आएंगी। नोज ऑफ द रूट हो गया, फिर ब्रिज हो गया, ब्रिज वाला जो ऊपर वाला हिस्सा सबका ब्रिज होगा, सो अपना अपना ब्रिज चेक कीजिए, ब्रिज होगा। एपेक्स हो गया, टिप ऑफ द नोज जिसको कहते हैं वो एपेक्स हो गया। अलार हो गया, जो ये मांसल हिस्सा होता है, ये अलार जिसको प्राणायाम के दौरान बंद कर देते हैं, अलार को बंद कर देते हैं, अलार मांसपेशी को ही। और नोस्ट्रिल हो गया आपको, ये दोनों जो छिद्र है इसको नोस्ट्रिल कहते हैं, ये नोस्ट्रिल हो गया। मोटा मोटा हमने ये लिया हुआ है, और कोई नाम है तो बताइएगा, फिर देख लें। अब बाहरी नाक की संरचना हम लोगों ने देख लिया। बाहरी नाक की संरचना में हड्डियां भी होती हैं, कार्टिलेज भी होते हैं, स्नायु बंधन यानी लिगामेंट्स भी होते हैं, और त्वचा भी होता है। हड्डियां, कार्टिलेज, लिगामेंट और स्किन सबसे मिलकर के बाहरी नाक की संरचना बनती है। आंतरिक नाक में हम लोग देखते हैं नेजल कैविटी होता है, सेप्टम होता है, और एक कोंचा जो होता है, कोंचा अंदर होता है, टर्बिनेट्स उसको कहा जाता है, कोंचा। कोंचा का वैसे मतलब ये खाली जगह होता है। और घ्राण क्षेत्र होता है, ऑल फैक्ट्री रीजन होता है नाक के अंदर। और फिर साइनस वाला एरिया होता है, पैरानेजल साइनस, साइनस वाला एरिया भी होता है। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स भी होते हैं, ऑल फैक्ट्री एरिया अलग होता है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स अलग होता है। घ्राण संवेदी कोशिकाएं हो गया, ये तो एरिया हो गया, और ये घ्राण संवेदी कोशिकाएं हो गई। और ऑल फैक्ट्री बल्ब भी होता है, ऑल फैक्ट्री बल्ब, ये भी तस्वीर में समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग नेजल कैविटी देखते हैं। नाक के शुरू होने से लेकर के नेसोफेरिंक्स जहां तक होता है, वहां तक के हिस्से को हम लोग कहते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी, नाक अंदर वाला, नेसोफेरिंक्स तक नेजल कैविटी मतलब ये खाली स्थान। और ये नेजल कैविटी जो है सेप्टम के द्वारा दो भागों में विभाजित होता है, इसको नेजल सेप्टम कहते हैं। सेप्टम जो है इससे दो भाग में ये विभाजित हो गया, दो भाग में बांट दिया, दीवार खड़ी कर दी। सेप्टम देख लेते हैं। हड्डी और उपास्थि यानी हड्डी, बोन्स और कार्टिलेज से ये बना होता है, जो नाक की कैविटी को दो भाग में बांटता है। दो छिद्र हो जाते हैं, नोस्ट्रिल दो हो जाते हैं सेप्टम की वजह से। फिर कौनसा की बात करते हैं, हाँ आरजू जी आते हैं। कौनसा की बात करते हैं, टर्बिनेट्स,
नासिका की गुहा के किनारे पर 3 घुमावदार हड्डियां होती हैं। ये हवा को गर्म और नम बनाए रखती है। नाक के तरल पदार्थ को बाहर निकालने में ये मदद करती है। कौन सा इसको कहते हैं? हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं आरजू जी? सर हार्ट को भी सेप्टम से 2 भागों में बांटा जाता है। हाँ, हार्ट में भी सेप्टम होता है। हार्ट में भी सेप्टम, ठीक है। सेप्टम जो है वो बांटने वाला हो गया, बहुत बढ़िया। साइनस, पारानेजल साइनस नासिका गुहा के आसपास खोपड़ी में हवा से भरी हुई 4 जोड़ी कैविटी होती है। नासिका गुहा के पास में ध्यान रखिएगा, 4 जोड़ी कैविटी होती है। एक फ्रंटल कैविटी होती है जिसको फ्रंटल साइनस कैविटी कहा जाता है। एक मैक्सिलरी साइनस कैविटी होता है, इथमॉइड साइनस कैविटी और स्फिनॉइड साइनस कैविटी होता है। हड्डी के नाम से भी इसको, ये हड्डी के नाम, चारों हड्डी के नाम है, फ्रंटल, मैक्सिलरी, इथमॉइड और स्फिनॉइड। उसी में साइनस कैविटी लगा दिया चारों हड्डियों में, ठीक है, ध्यान रहेगा। फ्रंटल वाला हो गया आंख और भाव वाला, आगे वाला हो गया आंख और भाव के ठीक ऊपर माथे की हड्डी वाला हो गया, वहां पर एक खाली स्थान होता है, कैविटी होता है, फ्रंटल कैविटी। मैक्सिलरी वाला हो गया तो सबसे बड़ा साइनस होता है ये मैक्सिलरी वाला, आंखों के ठीक नीचे गाल की हड्डियों में होता है ये। मैक्सिलरी बोन यहाँ पर है तो उससे पता चल जाएगा। इथमॉइड वाला है तो नाक के पुल के पास होता है। नाक का जो पुल है ये अंदर है, आंखों के बीच में, नाक और आंख के बीच में अंदर होता है। स्फिनॉइड वाला होता है आंखों के ठीक पीछे, ये भी अंदर हुआ, नाक की गुहा के ऊपर पिछले हिस्से में ये भी होता है। तो स्फिनॉइड और इथमॉइड जो बोन होता है उससे पता चल जाएगा 4 कैविटी का। अब हम लोग देखते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ये नाक के ऊपरी हिस्से में ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम नामक उत्तक में स्थित होता है। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स उत्तक में होता है और करीब 25 मिलियन से ज्यादा रिसेप्टर्स होते हैं, तभी इतना सुगंध का पता चल जाता है। दूसरे घर में भी कुछ बन रहा हो तो इतने रिसेप्टर्स होते हैं, पता चल जाता है। थोड़ा रिसेप्टर्स कम कर लीजिए तो पड़ोसी का पता नहीं चलेगा। हर रिसेप्टर्स कोशिका में एक गोल न्यूक्लियस और एक लंबे धागे के रूप में प्रोटोप्लाज्म होते हैं। एक गोल न्यूक्लियस और लंबा धागा वाला प्रोटोप्लाज्म होता है। ये कोशिकाएं म्यूकस मेम्ब्रेन में धसी होती है, ये धागा की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन में धसा होता है ये। फिर रिसेप्टर्स से एक्सॉन द्वारा, एक्सॉन तो हम लोग जानते हैं जो लंबी उसकी जो रस्सी होती है, छोर लास्ट वाला। रिसेप्टर्स कोशिकाओं के एक्सॉन्स जो होते हैं वो ऑल फैक्ट्री नर्व्स का निर्माण करते हैं, घ्राण तंत्रिका का निर्माण करते हैं। ये तंत्रिका क्या करती है, इथमाइड बोन के छिद्र से होकर के ऑल फैक्ट्री बल्ब में पहुंचते हैं। पहले कहाँ पहुंचेगा ये, ऑल फैक्ट्री बल्ब में पहुंचेगा, अभी दिखाएंगे तस्वीर में। फिर ऑल फैक्ट्री बल्ब में क्या होता है, भूरे रंग की एक विशेष संरचना होती है, वहां तक पहुंचा इम्पल्स। मस्तिष्क के अग्रभाग यानी फोर ब्रेन के नीचे ये होता है। ये ऐसी तंत्रिका संरचना है जो सूंघने की क्षमता के लिए जिम्मेदार है। ऑल फैक्ट्री बल्ब्स के अंदर रिसेप्टर्स कोशिकाओं के एक्सॉन्स होते हैं, ये गुच्छित होते हैं, टफ्टेड सेल्स इसको कह सकते हैं। यहाँ पर ग्रेनुअल्स कोशिकाएं भी होती हैं, बिंदु बिंदु वाली ग्रेनुअल्स कोशिकाएं भी होती हैं सपोर्ट करने के लिए नर्वस सिस्टम को। माइट्रेल कोशिकाएं भी होते हैं, ये भी सपोर्ट करती है नर्वस सेल्स को, माइट्रेल कोशिकाएं। इनके डेंड्राइट्स के साथ मिलते हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स मिलते हैं ना, लेकिन मिलते हैं पूरा सटते नहीं है, बीच में अपने आप एक एरिया खाली जगह होता है और वहीं से इम्पल्स जो है चला जाता है। इनके मिलन से घ्राण गुच्छिका यानी ऑल फैक्ट्री ग्लोमेरुलाई बनता है, घ्राण गुच्छिका बनता है। पूरा काम हो रहा है यहाँ पर। अब ये जो टफ्टेड सेल्स होते हैं और माइट्रल कोशिकाएं होती हैं, इनके एक्सॉन्स ही ऑल फैक्ट्री ट्रैक बनाते हैं। ऑल फैक्ट्री ट्रैक का मतलब है ब्रेन के उस हिस्से तक जहां सुगंध का पता लगेगा, वहां तक एक ट्रैक बनता है। वो ट्रैक कहाँ से, टफ्टेड सेल्स जो हम लोगों ने देखा वो, और उसके जो सपोर्टेड जो सेल्स होते हैं उसमें नर्वस सिस्टम के, जो माइट्रल और क्या हो गया, ये ट्रैक पीछे जाकर के प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के टेम्पोरल लोब में स्मेल सेंटर में पहुंचता है। स्मेल सेंटर में, इसको ऑल फैक्ट्री भी कहा जाता है। कहाँ पर जाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के टेम्पोरल लोब में जाता है, जहां इम्पल्स का विश्लेषण होता है, पता चलता है खुशबू बहुत अच्छी है, ठीक है, तो ये वहीं पता चलता है। थोड़ा सा देख लीजिए, अब यहाँ से देखिए, इस तस्वीर से देखिए, ये सुगंध लिया आपने, यहाँ पर पहुंचा, ये जो है आपका,
ये ऑल फैक्ट्री बल्ब्स है, ठीक है, ऑल फैक्ट्री बल्ब्स हो गया ये। उसी ऑल फैक्ट्री बल्ब्स का बड़ा वाला हिस्सा यहाँ है, ऐसे समझिए, ऑल फैक्ट्री बल्ब्स है ये। और ये जो ये छोटे 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 क्या है, ये रिसेप्टर्स हैं। नाक में ये गया और इस रिसेप्टर्स के पास पहुंचा। ये रिसेप्टर्स को बड़े हिस्से में दिखाया गया, रिसेप्टर्स हैं। और ये रिसेप्टर्स जुड़े हुए हैं, देखिए कहाँ, इसी को एक्सॉन्स, और एक्सॉन्स इसी को बोल दिया ना, तो एक्सॉन्स बोल दिया तो आप परेशान हो गए। उसी के शुरुआती वाला हिस्सा बॉडी हो गया, डेंड्राइट्स। हाँ, डेंड्राइट्स कहा जाता है। तो एक आगे वाला एक पीछे वाला हिस्सा है, तो एक का आगे वाला दूसरे के पीछे वाले हिस्से से जुड़ेगा। जब हम लोगों ने नर्वस सिस्टम पढ़ा था तो वहां पर पढ़ा हुआ था, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स दोनों आपस में मिलकर के ही तो ट्रैक बनाएंगा। जैसे मान लीजिए देव जी लेट जाए और हम देव जी के पीछे लेट जाए, एक ट्रैक बनाना था, देव जी का हम क्या पकड़ेंगे, मेरा हाथ देव जी का पाँव पकड़ लेगा, मेरे पीछे उदित जी लेट गए, उदित जी मेरा पाँव पकड़ लेंगे। तो मेरा हाथ देव जी का पाँव पकड़ रहा है, मेरा पाँव उदित जी ने हाथ से पकड़ लिया, एक ट्रैक बन गया। अब उस पर चढ़ते हुए कूदते हुए जो है चंदन जी पहुंच जाएंगे जहां जाना है, पुल बन गया, उसी को ट्रैक कहा गया है। ऐसे सिंपल समझेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ये घ्राण बल्ब में, ऑल फैक्ट्री बल्ब में गया और वहां से जो है वही नर्व्स के द्वारा वो पहुंच गया। ये देखिए नाक से मान लिया ऐसे है, ये पहुंच गया यहाँ पर स्मेल सेंटर में, ठीक है, ये स्मेल सेंटर में पहुंच गया। तो डेंड्राइट्स और फिर डेंड्राइट्स और फिर क्या हो गया आपके एक्सॉन्स, दोनों ऐसे मिलते हैं, हाथ और पाँव हो गया, एक कोशिका का दूसरी, एक कोशिका का हाथ दूसरी कोशिका का पाँव, ऐसे मिलेगा, ठीक है। इसको ऐसे समझिएगा, अगर ये पढ़ के आते हैं नर्वस सिस्टम तो दिक्कत नहीं होती है। अब घ्राण रिसेप्टर्स किसको कहते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स हो गया, घ्राण बल्ब क्या हो गया, ऑल फैक्ट्री बल्ब हो गया। घ्राण रिसेप्टर्स जो है इसकी पूंछ सब जुड़ी हुई है, कहाँ से, ऑल फैक्ट्री बल्ब से जुड़ी हुई है। दोनों में अंतर क्या है, मैंने जानबूझ करके लिखा हुआ है क्योंकि ये ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स और फैक्ट्री बल्ब्स में अंतर नहीं जानेंगे तो ये दिक्कत करेगा, क्योंकि हम पढ़ के तो आए हुए हैं नहीं, जो हमने भेजा तो नहीं पढ़ के आए हैं। जबकि स्पेशल बैच में ये कंपलसरी था कि पहले वाली चीजें पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएंगी। तो देखिए दोनों में, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स और ऑल फैक्ट्री बल्ब्स में, दोनों में दो अलग अलग, दोनों के दो अलग अलग हिस्से हैं, पोर्शन भी अलग अलग है, कार्य भी दोनों के अलग अलग होते हैं। रिसेप्टर्स क्या करता है, गंध को महसूस करता है, गंध को महसूस किया, लिया वहां से, पकड़ा वहां से सामान को। और बल्ब्स क्या करता है, उस सामान को लेकर के मस्तिष्क में भेज दिया, लेकर के उसको बल्ब्स क्या करता है, उस गंध को लेकर के मस्तिष्क में भेज दिया। पकड़ा कौन, बाहर से लेके कौन आया, मान लीजिए ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स पिता हो गए और ऑल फैक्ट्री बल्ब्स माता हो गई, किचन में कौन सा एकदम खाना बना देंगे, एकदम खुशबू आने लगेगी, हो गया। तो ये इस तरह से दोनों में अंतर होता है। जब आप कोई गंध सूंघते हैं तो घ्राण रिसेप्टर्स यानी ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स उस गंध को पकड़ते हैं और उसका कोडिंग कर देता है। कोडिंग हम लोग आज पढ़ रहे हैं, कोडिंग पता नहीं कब से चला आ रहा है, भगवान का बनाया कोडिंग चल रहा है। इसके बाद घ्राण बल्ब जो है उस कोड को डिकोड करता है, कोड रूप में भेज दिया, अब उसको डिकोड करता है, डिकोड करके आगे मस्तिष्क में इम्पल्स को भेज दिया। उस गंध को नहीं भेजता है, इम्पल्स को भेजता है, ध्यान रखिएगा। उसको इम्पल्स को डिकोड करके इम्पल्स को भेज दिया और वो चला गया मस्तिष्क में, कहा, घ्राण केंद्र में चला गया। और वो याद और भावनाओं से भी जुड़ा होता है। अगर कोई गंध आया, आपकी यादें आ जाएंगी, इस गंध से ये वाली यादें, रसगुल्ला, अरे उस पार्टी में गए थे, खूब दबा के रसगुल्ला खाया था, भावनाएं, यादें भी जुड़ जाती हैं वहां से। क्रिया में जब हम श्वास लेते हैं तो हवा में मौजूद रसायन यानी केमिकल मॉलिक्यूल्स जो है वो नाक की श्लेष्मा झिल्ली म्यूकस में घुल जाता है। फिर वहां उसी म्यूकस में क्या जुड़ा रहता है, धागे के रूप में ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स जुड़ा होता है, उन रसायनों को पहचानता है, उसकी कोडिंग करता है, कोडिंग करके वो फिर ऑल फैक्ट्री नर्व्स के जरिए कहाँ पर जाता है, ऑल फैक्ट्री बल्ब में जाता है। ऑल फैक्ट्री बल्ब उसको डिकोड करता है, डिकोड करके वो ब्रेन को भेजता है, ब्रेन में कहा, घ्राण वाला जहाँ पर एरिया है वहां भेजता है। और फिर वो उसको कहता है हाँ ये वाला गंध, चलो वो उसने फाइनल मुहर लगा दिया, उसमें भोजन कर, ठीक है। अब आगे बताइए, कान भी पढ़ लें, ईयर वाला, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा करेंगे, ईयर वाला। नहीं सर, कल करेंगे ना। कल करते सर।